नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मणिपुर से आई शर्मनाक तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो को आए हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन उस वीडियो में जो दिखा है उस पर लोगों का गुस्सा आज भी कम नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इंसाफ की मांग हो रही। आखिर कैसे किसी को बहन बेटी, किसी की भी बहन बेटी के साथ ये दरिंदगी करते हुए देख करके कोई सामान्य रूप से बैठ सकता है? जाहिर सी बात है, हर किसी का खून खौलेगा। वो तस्वीरें इस तरीके की थी, भयावह। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी और अभी भी यह दावा नहीं किया जा सकता है कि पूरी तरीके से स्थिति काबू में। हिंसक लोगों के आगे पुलिस वाले उतनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये जब हिंसा अपने चरम पर थी। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि अगर पुलिस का डर होता, पुलिस का इकबाल होता, तो कोई महिलाओं के निर्वस्त्र परेड कराने की हिम्मत में जुट ही नहीं पाता। आप सोचिए, उन महिलाओं ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी कि इस शर्मसार करने वाली घटना के बाद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इस बात की चिंता किए बिना आप सोचिए कितना लाज लगता होगा उनको कि फिर से चेहरा सामने आ जाएगा। हालांकि कानून पूरी तरीके से प्रयास करता है और कानून इस देश का यह कहता है कि उनकी आइडेंटिटी बचा करके रखी जाए, लेकिन उसके बावजूद एक खतरा कि इस तरीके के वातावरण में मणिपुर में कहीं फिर से कुछ अभद्र ना हो जाए, उसके बावजूद उन्होंने हौसला जुटाया और एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने 77 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, घटना के 77 दिन तक। और पहली एफआईआर के 2 महीने और दूसरी नियमित एफआईआर के 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, क्या वो पुलिस के पास नहीं था? और अगर नहीं था, चलिए मान लेते हैं कि पुलिस के पास वो वीडियो नहीं था, तो क्या हम ये माने कि जब तक इस तरीके से वीडियो सामने नहीं आ जाएंगे तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, कागज में एक एफआईआर दर्ज करके छोड़ देगी? अगर उनके पास ये वीडियो था तो उसने सख्त कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की? और अगर नहीं भी था तब भी कार्रवाई में देरी क्यों? दोनों ही तरफ से, पुलिस प्रशासन से और सूबे के मुख्यमंत्री, और जैसा कि हमने आपको कल बताया, प्रदेश के गृह मंत्री एन बीरेन सिंह से ये सवाल पूछे जाने चाहिए, जैसे कि हमने पूछा। वीडियो हमने कल भी नहीं दिखाया था और आज भी नहीं दिखाएंगे। ये कानूनन अपराध है, कानूनी रूप से गलत है। लेकिन सवाल है कि क्या वीडियो सामने नहीं आता तो कोई कार्रवाई हो पाती? क्या लोगों का गुस्सा चारों तरफ नहीं दिखता? तो क्या ये आरोपी पिछले 2 महीने में पकड़े नहीं जाते? आप ये सोचिए कि एकदम से जब ये गुस्सा दिखा तब हमने इन आरोपियों, जो प्रशासन है वो आरोपियों के पीछे भागा और उनको पकड़ने की कोशिश की। ऐसा क्यों है कि बहुत निश्चिंत होकर के राज्य की सरकार आराम से बैठी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही थी? अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आते? कम से कम हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि उनके सारे बयान ये बताते हैं कि ये सारी कार्रवाई वीडियो के बाद हुई है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि वीडियो लोगों में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी बचाना ये हम सब का कर्तव्य है। लेकिन 77 दिन की नाइंसाफी भी ना हो, यह भी इस देश का ही कर्तव्य है। और आप ये जान लीजिए कि न्याय अभी भी बाकी है। अब आपको यह बता देते हैं कि ऐसी घटना को रोक देना चाहिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से यह भी सवाल है कि ऐसे और कितनी घटनाएं होंगी जिस पर वो शायद उनकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होगी, उन पर शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल, लाजमी सा सवाल है, एक वीडियो आने के बाद 77 दिन के बाद एक कार्रवाई होती हुई दिख रही है, इंसाफ अभी नहीं मिला है, कार्रवाई होती हुई दिख रही है। सोचिए ऐसे कितने सैकड़ों मामले होंगे।
क्या उनमें कार्रवाई होगी, इस बात की गारंटी दे सकते हैं बीरेन सिंह। उनकी जिम्मेदारी है कि मणिपुर में शांति रहे। हम बीरेन सिंह की बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री के तौर पर भी वहां पर काम करते हैं। आइए आज नजर डालते हैं कि आज के दिन मणिपुर में क्या हुआ। 2 दिनों में दूसरा विरोध प्रदर्शन। मणिपुर के चुड़ाचांदपुर में सैकड़ों औरतें सड़कों पर उतरी, इंसाफ और कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ। ये प्रदर्शन उस वायरल वीडियो के बाद हो रहे हैं जिसमें 2 महिलाओं को बेलिबास कर परेड कराई जा रही है और उनके साथ यौन बदसलूकी भी हो रही है। ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। हम इस वक्त चुड़ाचांदपुर में हैं, जहां पे महिलाओं ने आज एक प्रदर्शन रखा है। यहां पे महिलाओं ने धरना पे बैठे हैं। जो वायरल वीडियो बाहर आए हैं मणिपुर से, जहां पे एक महिला को उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको परेड किया गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, उनका साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। इंटरनेट शटडाउन खत्म होने के बाद कई और वीडियो सामने आएंगी। कुछ अभी यहाँ है, कुछ को रेप करने के बाद मार दिया गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि सारे मुजरिमों को 48 घंटे में गिरफ्तार करें या बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। A very strong series of agitation in the days to come. इस मामले में और ज्यादा स्तब्ध करने वाले तथ्य सामने आए हैं कि इन महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक महिला ने बताया कि उन्हें मणिपुर पुलिस ने भीड़ के हाथों सौंपा था। पुलिस उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने हमें पास के घर से उठाया, गांव से कुछ दूर ले गई और सड़क पर भीड़ के साथ छोड़ दिया। हमें पुलिस ने ही भीड़ को सौंपा। इस महिला ने अपने पति के घर से फोन पर इंडियन एक्सप्रेस को ये जानकारी दी। इस बीच हालात से निपटने में अपनी नाकामी के लिए सबकी आलोचना झेल रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने फिर कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। विपक्ष ने कहा वो फौरन इस्तीफा दे। The central government must protect every state from internal. सबका विश्वास बीरेन सिंह पर खत्म हो गया है। सरकार हटे, धारा 355 का इस्तेमाल हो, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। Remove the government and impose president's rule. देखो अभी ये चीज में हम नहीं जाएंगे। मेरा काम है अभी मणिपुर में शांति रखना, शांति वापस लाना। जो जैसे जैसे हाइनेस क्राइम को जो क्रिमिनल है, ये थोड़ा सा गुंडा लोग ने, ये हर एक सोसाइटी में गुंडा तो है ही है, मिसक्रेंट तो है ही है, वो लोग ने किया है, लेकिन वो लोग को हम स्पेयर नहीं करेंगे। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हें 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चुड़ाचांदपुर से सौरभ गुप्ता और जीडी शंकर के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने मणिपुर में हैवानियत का शिकार हुई एक पीड़ित की मां से बात की। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि वो टूट चुकी हैं और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची है उनको। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे घर जला दिए, खेतों को तबाह कर दिया है। हम वापस गांव नहीं जाना चाहते। आइए सुनते हैं उनसे ये बातचीत। मणिपुर में हिंसक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे अभी भी हिंसक घटना सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में एक ऐसा घटना सामने आया है जिसको देखकर पूरा देश को चोट पहुंचा है। पूरा देश इस घटना को कंडेम किया है और सहानुभूति पूरे देश का इन 2 महिलाओं के साथ है, जिनके साथ बहुत ही बेरहमी से उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको रास्ते पे परेड किया गया। हमारे साथ उन 2 महिलाएं में से एक महिला के माता है और उनका इस दुख में और भी
कहानी है, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने बेटी के साथ ये हादसा होते हुए देखे हैं, उन्होंने अपने बेटा और अपने पति को इस हिंसे में खोए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि अब जब इतना कुछ वो देखे हैं, कैसे वो अपने आप को संभाल रहे हैं। तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, इतना आपने देखा है, आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो? Kalung ana tisu apa la ikhet lupik tau anaw la khen lum tau te hi simmo taga ei bol hile thingtang mi te akihi je tabang hi ei bol he kalung chu akimpo Manipur government in labang ma ai ngai sak talo India nu le paten bangti gola kahin ho kamat ding hem kanam sungo hi nangun ai ngai to pegun kati ai। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, इतने सारे चीज़ जो आपने बताया हमको, इसके बाद आप अपने आने वाले दिन कैसे गुजारेंगे? क्या चिंताएं हैं अपने मन में? क्योंकि आपने अपने बेटा, पति और अपने बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, बेटा और पति को खोए हैं। आने वाले दिनों के लिए क्या चिंता है आपके मन में? हक सा तो कसाय कचपाल हम तलो का किने पीपेन सोमपनी हूं पासिले अमा कल किलम एरगेन थे तगले का कसिम सगने कपाल हम तलो कचपलेन पेन ले लबंग मा सेम ले लहिलो ही का किलम ए नदिंग ही कंगाई तो ल कलुंगा खमा के मान गेन कलुंगा खमी ती खेल चुन गेन दिबंग मा का हेलो। क्या आप अपने गांव वापस जाने के बारे में सोचे हैं? क्या आपके मानसिक परिस्थिति ऐसी है, आपके शारीरिक परिस्थिति ऐसी है कि आप वापस जाके उस गांव में रह सकते हैं फिर से? क्या आप गांव जाने के बारे में, वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं? ngai to phalo in lam khosak ki ding chu tu hin che phei ki lengon la mei tei lak hita ka in lam chu che thei ki ta lo ding ka khosak ding da no ilam chu khosa thei ta lo di ka hi ba tu hin je lam ma chu che le ka che nom him him po khole khosa thei lo ding wo ka in ka lo la ki hal zo ta khoe ka khosak ding का इनका लोग ला तलो। जो आपके परिवार के बारे में आपने जो चिंता जताई, उस सब का सामना करने का भगवान आपको स्ट्रेंथ दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके लिए ये बहुत कठिन परिस्थिति है और शायद इस परिस्थिति को सामना करने के लिए पूरा देश का प्रेयर्स और पूरा देश का सपोर्ट इनको चाहिए होगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। सोचिए, एक माँ जिसने अपनी बेटी को इस हाल में देखा है, वो कितनी तकलीफ में होंगी। जब वो इंटरव्यू दे रही थी और उसमें उन्होंने ये बात बोल दी कि हम टूट गए हैं, कोई भी टूट जाएगा। उस घटना ने पूरे देश को हिला करके रखा। इसीलिए हम कह रहे हैं 77 दिन की ये जो नाइंसाफी है, लगातार होती हुई नाइंसाफी, जो वो घिनौना कृत्य था वो, और उसके बाद 2 महीने से 0 एफआईआर पर नो एक्शन और करीब 1 महीने से नियमित एफआईआर पर नो एक्शन, और उसके बाद वीडियो आने के बाद आनन फानन में एक्शन। तो क्या न्याय अभी भी बाकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज सवाल, कल बीरेंद्र सिंह से सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे, और आज एक और एजेंसी से सवाल पूछेंगे जिसकी भी एक बड़ी अहम भूमिका होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आपको ये बताते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है मणिपुर पर। आइए वो एक एक करके देखते हैं। केंद्र सरकार से ये पता चला है कि सुरक्षा एजेंसियां मणिपुर के हर घटना का दस्तावेज तैयार कर रही हैं। मणिपुर से जुड़ी सभी सूचनाओं और वीडियो की छानबीन की जा रही है। फेक खबरों और वीडियो पर सेना सोशल मीडिया पर सबको सचेत कर रही है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आती हैं, फेक वीडियोस भी आते हैं, और उसको लेकर के एक खराब माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो ये वाला काम भी किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है
कि अगर कोई सही में वाकई एक वीडियो है जो घटना हुई है तो वो भी फेक न्यूज़ में ना चली जाए, उसमें कार्रवाई हो। कुल 6000 एफआईआर रजिस्टर की गई, जिनमें से 1/4 जीरो एफआईआर हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर 4 एफआईआर हुई हैं तो उसमें से 1 एफआईआर ऐसी है जो कि घटना जहां हुई है वहां नहीं, कहीं और जाकर के एफआईआर हुई। संसाधनों के संकट से पेंडिंग एफआईआर की अभी जांच नहीं हो रही है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति कि अभी संसाधनों पर क्योंकि जोर है, इस वजह से जांच ही नहीं हो रही। और अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? शायद ये जो हादसा हुआ ये उसी तरीके की कहानी तो नहीं। ज्यादातर पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त स्टाफ नहीं। राज्य ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लौटने को कहा है। गृह मंत्रालय ने पुलिस की मदद के लिए 135 कंपनियां भेजी। सीआरपीएफ यानी कि जो केंद्र की जो अर्धसैनिक बल है उसकी 75 कंपनियां जमीनी स्तर पर पुलिस की मदद में जुटी हुई हैं, पुलिस का सहयोग कर रही हैं, पुलिस का काम कर रही हैं। और एन बीरेन सिंह कहते हैं मेरी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बहाल करना है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इतना सब कुछ आप कागज में तो बता रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन जमीन पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या यह काफी है? क्योंकि न्याय समय पर नहीं मिलेगा तो वो न्याय ना मिलने के बराबर है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत पुरानी कहावत है। अब इस पूरे मसले पर मणिपुर में 16 सालों तक विशेष पुलिस एक्ट हटाने के लिए संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला ने एनडीटीवी को यह बताया है कि महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मानना है कि जब तक सभी समुदायों को भरोसे में नहीं लिया जाएगा तब तक इस संघर्ष का अंत नहीं हो सकता। Ma'am, what happened in Manipur? You have struggled there for over 16 years for against the special act, then also for the empowerment of women. How do you see the incident? The gravity is much more than before. When I started, why I did do that, it's much more than that. Now it's the extremity. I just feel that way, and it's not about just a Meitei or Kuki or Naga thing. This kind of incident it's really inhuman. In such thing, and those accused ones deserve for life imprisonment with labor without parole. That government fails in keeping law and order situation. It's central government's responsibility. But why that Manipur society is so inhuman towards women? In public, it's really beautiful. That kind of Manipur women are famous for bravery at the time of need in social change and fighting against the British. All that kind is glory. In real life, women are suppressed, still suppressed. That looking down is still going on. Though 50% are of voters are women, still that kind of looking themselves as inferior. And at the time of voting, broadcasting is still going on. We are inferior, men are superior. That kind of still going on. Ma'am, Manipur is burning. What is the solution? What do you see? Prime Minister need to call all the 60 MLAs and taking their opinions one by one. Is one MLA represents nearly 30,000 voters from his own constituency. So representative leaders of all representative leaders of the society opinion and their responsibility, their pressure to their voters, it's very important. And so
It's the need of the hour for Prime Minister Narendra Modi. He's just shutting down of internet. It's just that kind of discrimination. It wouldn't work. He can apply it to Bangalore or Mumbai or Delhi. It just apply to Northeast people and Jammu Kashmiri people. मणिपुर की घटना पर क्या वाकई गंभीरता थी? सीधा जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। कल हमने एन बीरेन सिंह के बारे में आपको बताया कि कैसे उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आइए आज बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन कि इनकी क्या भूमिका थी और कैसे ये भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। एनसीडब्ल्यू जिसका काम है महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार हो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए कहना। यह कई मामलों में दिखता भी है कि महिला आयोग तुरंत राज्य सरकार को नोटिस भेजती। अभी जोधपुर का प्रकरण देखिए, इतना भयावह प्रकरण, और उस घटना पर ही महिला आयोग ने तुरंत राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कहा, जो कहना भी चाहिए, एकदम ठीक काम किया। फिर मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या यह मान लिया गया कि मणिपुर में हिंसा का दौर है तो कुछ भी होगा? 20 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग का एक ट्वीट आया। 20 जुलाई याद कीजिए, यह क्या तारीख है? आज तारीख है 21। 20 जुलाई है जब इस वीडियो पर यह वीडियो सामने आ गया था, वायरल होना शुरू हो गया था। तब राष्ट्रीय महिला आयोग मणिपुर की घटना की निंदा करती है। वीडियो आने के बाद ट्वीट जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं। ये कहते हैं कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को कार्रवाई के लिए हमने कहा है। यानी कि हम खुद इस मामले का संज्ञान लेकर के डीजीपी को कह रहे हैं कि चलिए अब कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को इस घटना की जानकारी तभी हुई जब यह वीडियो वायरल हुआ, यानी कि एक आधा दिन पहले, या फिर पहले से जानकारी थी? यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ट्वीट मणिपुर को लेकर के फिर किया है। इस ट्वीट में खुद लिखा है कि 23 मई को आयोग को मणिपुर के एक समूह से शिकायत मिली थी। महिला आयोग की अध्यक्ष ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा था। इस ट्वीट में यह भी जोड़ा गया है कि 19 जून को चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजी और जरूरी कार्रवाई के लिए कहा गया। यह तो गजब ही हो गया। यानी कि 20 जुलाई को यही नेशनल कमीशन फॉर विमेन कह रही है कि हम खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं और हम डीजीपी को कह रहे हैं। लेकिन 21 जुलाई को, यानी कि एक दिन बाद, ट्वीट करके कहते हैं कि 23 मई और 19 जून को ही हमने कार्रवाई के लिए कह दिया था। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है ना एनसीडब्ल्यू जी? हम राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उससे यही सवाल पूछ रहे हैं। एक ही चीज सही हो सकती ना, या तो आपने अभी उसका स्वतः संज्ञान लिया है या आपने 19 मई को संज्ञान लिया था। कोई एक बात बोलिए। और अगर 19 मई को संज्ञान लिया था तो फिर क्या हुआ उसमें? आपको एक दिन बाद स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा? तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बड़ा सवाल यही है कि कोई कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो महिला आयोग ने 1 महीने से ज्यादा वक्त का इंतजार क्यों किया? नोटिस दे देते आप। 19 मई को अगर आपने बताया कि यह कार्रवाई कीजिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपने इस मामले में कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर दिया मणिपुर की सरकार? वो फुर्ती क्यों नहीं दिखाई? आपको तो अधिकार है। क्या तमाम मामलों में महिला आयोग का यही रुख रहता है? क्या महिला आयोग ने अनदेखी करने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजा? अगर भेजा तो ट्वीट करके बता दीजिए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कल बोलें कि हमने सुओ मोटो कोग्निजेंस ले लिया, यानी कि स्वतः संज्ञान ले दिया, और आज जब सवाल पूछे जाने लगे तो फिर आपने कहा कि नहीं, हमने तो पहले ही संज्ञान ले लिया। एक बात बोलिए, दो बात। इससे फिर एक बार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सवालों में घिर गए जब उनके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, अगर जो राष्ट्रीय महिला आयोग कह रही है कि हमने 19 मई को ही बता दिया, अगर इस हिंसा की घटना को लेकर पत्र लिखा गया था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गृह मंत्री आप
आपके जो डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस आ गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कब हो रही है? वीडियो सामने आने के बाद। आखिर महिला आयोग की चिट्ठी की अनदेखी क्यों की गई? और अगर की गई है तो आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब? क्या चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री को महिलाओं पर अत्याचार को लेकर आ रही शिकायतों की जानकारी नहीं दी थी? नहीं दी थी तो यह तो बड़ा अजीब सा अफसर है साहब। अगर दी थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और एक्शन नहीं लिया जो कि साफ है, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? ये सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और अब आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से जब ये सवाल पूछे गए, जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ग्रुप ऑफ विमेन फ्रॉम मणिपुर, जिसको हमने पहले फॉरवर्ड किया सीएस को और डीजी को, और फिर मैंने अपने डीओ लेटर से मैंने ही लिखा उसी टाइम मई में ही। कल जब मीडिया रिपोर्ट में वो वीडियो आया और उस वीडियो पर भी हमने सुओ मोटो लेते हुए थर्ड टाइम डीजी और सीएस को ना केवल लिखा, मैंने पर्सनली दोनों से बात की और आज मैंने सीएम से भी पर्सनली बात की है इस मैटर पे। मणिपुर में हुई दरिंदगी की घटना पर संसद में भी हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में आज भी कोई काम नहीं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर चर्चा हो, पर कुछ दल चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ छोड़कर पहले इस पर बात हो। और प्रधानमंत्री भी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहें और सवालों का जवाब दें। लेकिन सरकार का कहना है कि यह मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए गृह मंत्री ही जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देगा। बस हो गई तू मैं, हो गई बहस और संसद हो गया ठप। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया। और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कौन सा चीफ मिनिस्टर है जिसके स्टेट में 2 महीने तक 4-3 महीने तक इस तरह से अनअबेटेड वायलेंस चलता जाए और चलता रहा और उसको स्टिल उसके टैग पर नहीं लिया जाता, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाता? आपको पता है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो वहां शांति आ जाएगी। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर के हटने से वहां चीजें बदल सकती हैं। तो आप चीजों को बदलने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आप चाहते हो कि ये वायलेंस और ये टेंशन चलता रहे। आई डोंट नो हाउ इट हेल्प्स बीजेपी। अगर बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, इट मस्ट लर्न दैट इट हैज टू इंश्योर दैट डिफरेंट कम्युनिटीज कैन कोएग्जिस्ट। अगर आप कोएग्जिस्टेंस का एटमॉस्फेयर नहीं बनाओगे तो देन दिस कंट्री विल फ्रैगमेंट। तो मेरा तो एक बहुत ही स्ट्रांग व्यू है इस पे। मैं कई बार ट्वीट भी कर चुका हूं कि जो चीफ मिनिस्टर कंप्लीटली फेल हो चुका है, जिसके डिस्पेंसेशन में मोर देन 150 डेथ्स हो चुकी हैं, he has no right to continue as chief minister. NCW is waking up now. अब उनको समझ आ रहा है कि वहां कुछ हुआ है। मतलब do you need a video वायरल होने के लिए रुकते हो आप? Then you take action. ये इसमें तो केसेस रिपोर्ट हुए थे, इसमें तो it was a public display of shamelessness that happened in Manipur. उसके बावजूद अगर NCW is sitting over a complaint and they wait till a public outcry happens, मेरे को लगता है NCW has not done its work. ये NCW और जितने ये organizations हैं, gradually they all have started behaving like political wings of the BJP. You can't have independent commissions working as political wings of a political party.
दे मस्ट इंश्योर इंडिपेंडेंस। अगर उनमें इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो कहाँ इंडिपेंडेंस होगी? तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैंने इन कमीशंस की वर्किंग से मैं बहुत निराश हूँ, और मुझे लगता है कि इन कमीशंस में जिस प्रकार से आजकल काम हो रहा है, इससे इंडिया की एडिफिस को चोट पहुंच रही है। मणिपुर तो बहाना है और पार्लियामेंट में चर्चा से भागना है। पार्लियामेंट में चर्चा के लिए पहले ही दिन से राज्यसभा के भी नेता ने और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जोशी साहब ने बार बार कहा है कि भाजपा या सरकार कभी भागती नहीं है। मोदी साहब ने बड़ा क्लियरिटी के साथ में कहा है, सिर्फ उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या मणिपुर की और राजस्थान की, मणिपुर की और छत्तीसगढ़ की, मणिपुर की और पश्चिमी बंगाल की इन बेटियों को अलग अलग तरीके से देखेगी क्या कांग्रेस? मैं कांग्रेस पे से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर कभी पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये चर्चा हो, मांग हो। मणिपुर में तैयार हैं बिल्कुल चर्चा कराने के लिए, वो चर्चा कराना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि एक उंगली सामने मोदी साहब की तरफ उठाओगे तो 4 उंगली उनकी तरफ हैं। मैं 14 तारीख को अभी जुलाई के अंदर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पांचला में इसी प्रकार से नेक्ट लड़की को नंगा करके और वहां पर परेड कराई गई, उसका रेप हुआ है, उसकी FIR दर्ज है हावड़ा पुलिस स्टेशन बंगाल के अंदर। क्या कभी वो बेटी नहीं है किसी की? मैं ये नहीं कहता कि मणिपुर में जो हुआ अच्छा हुआ है या उस बेटी के साथ ऐसा हो गया अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत हुआ है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता पर बैठे लोग, उनको मालूम है उनके पास कुछ है नहीं, वो अपनी गिरबान में झांके। यह बात करते हैं एक और खबर की। सरहद पार करके प्यार के लिए भारत आने का दावा करने वाली सीमा हैदर अब घबरा गई। 2 दिन की ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, उसकी घंटों की पूछताछ के बाद सीमा को पाकिस्तान वापस भेजे जाने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, वो बार बार खुद को सचिन की पत्नी बताती हैं और भारत में ही रहने देने की अपील करती हैं। सीमा हैदर का दावा है कि उनसे पूरे रीति रिवाज के साथ सचिन ने शादी की। वो कहती हैं कि वो हिंदू हैं और अगर पाकिस्तान चली गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। सीमा अपनी कहानी बता रही हैं, लेकिन वो कहानी शुरुआत से ही संदेह के घेरे में रही। उसके पास मिले सिम कार्ड, मोबाइल, CDR डेटा और बाकी दस्तावेजों की जांच जारी है। सीमा को भी लगता है कि अगर एजेंसियों को कुछ भी गलत मिला तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती। सीमा दावा करती हैं कि अब तक की पूछताछ में उसने सारी कहानी सच बताई। कराची से ग्रेटर नोएडा के सफर की एक बात बताई है। सीमा के लिए अभी तक सबसे राहत की बात यह है कि सचिन उसके साथ। लेकिन इस साथ के बावजूद बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी सामने नहीं आया। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए। सीमा हैदर का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सिम नेपाल में फेंक दिया था। उसके इस दावे पर भी जांच एजेंसियों ने नजर रखी हुई है। सीमा के पास से एक टूटा फूटा फोन भी मिला है। यह फोन टूटा है या जानबूझकर तोड़ा गया है, यह भी शक के घेरे में है और सवाल इस पर भी पूछे जा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है।
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा रहा? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। सीमा हैदर ने न सिर्फ बिना वीजा भारत में दाखिल होने की गलती की, उसके साथ ही उसने अपने बच्चों के आधार कार्ड तक बनवा लिए थे। जब एजेंसियां इस फर्जी आधार कार्ड को बनवाने में मदद करने वालों की तलाश कर रही है, आप सोचिए कि क्या यह सब कुछ इतना आसान है। एक महिला जो खुद को बहुत कम पढ़ा लिखा बताती है, वो पाकिस्तान से भारत में दाखिल हो जाती है, यूट्यूब का वीडियो देखकर बच्चों को भी साथ ले आती है, दावा करती है कि प्यार के लिए आई है, शादी करने का दावा भी है, एजेंसियों के पूछताछ में भी शामिल होती है और फिर मीडिया से भी खुलकर बात करती है। लेकिन इस कथित प्रेम कहानी के हार्ड डिस्क में बहुत सारी हिडन फाइल्स हो सकती हैं और ये एजेंसियों की जांच में हो सकता है अब सामने आएगी। लेकिन और अब आता है सबसे मुख्य सवाल, क्योंकि अब तक तो आपने यही एक पहलू देखा है, लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने भी चाहिए, लेकिन बड़े सवाल जो कि सीमा की इस जांच पड़ताल और उसके बयानों के बीच में कहीं दब गए हैं, कहीं खो गए हैं, इसका उल्लेख हमने पहले ही दिन कर दिया था जब हम ये खबर लेकर के आए थे। फिर कर देते हैं। वो हिंदुस्तान में घुस आई, वजह भले ही कुछ भी, सुरक्षा एजेंसियों की चूक से नेपाल के रास्ते सशस्त्र सीमा बल को चकमा देते हुए उत्तर प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को झांसा दे करके, और सीमा खुद कहती है कि उसके पास आधार कार्ड, यह आधार कार्ड किस अधिकारी ने बनाया है, इस बारे में कौन बात करेगा? एजेंसियों की लापरवाही के बारे में कौन बात करेगा? क्या इन तमाम पहलुओं की भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आज सीमा कह रही है कि वो मोहब्बत के लिए आई, कल को कोई आतंकवादी भी हो सकता है जो इसी रास्ते यूट्यूब का वीडियो देख करके आ सकता है। क्या इतनी लचर हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी? इस बारे में सोचिएगा जरा। लगातार दूसरे दिन रायगढ़ में राहत और बचाव का काम जारी है। भारी बारिश के बीच गांव तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पूरा गांव अब भी मिट्टी में ढहा हुआ है और अब बदबू भी आने लगी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में इलाके में बीमारी बढ़ने की भी आशंका है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कहीं अपनों के खोने का गम, कहीं अपनों को दफनाने का काम। बुधवार रात रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में जमीन धसी तो न जाने कितने परिवार ढह गए। शुक्रवार को भी राहत बचाव का काम चलता रहा, जो बेहद चुनौती भरा है। यहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ पार करना पड़ता है, जिसमें 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बावजूद 85 वर्षीय बोमा बिहीर यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं। इनकी बेटी सहित परिवार के कुल 9 लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब तक किसी का पता नहीं है। हमने एनडीआरएफ को सारी जानकारी बताया कि मेरी बेटी का घर कहाँ है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हर तरफ मिट्टी भरी हुई है। एक रिश्तेदार का शव कुछ समय पहले मिला है, लेकिन मेरी बेटी के परिवार वालों का पता नहीं लग पाया है। आणि आता किती लोक आमचे स्वतःच्या मुलीचा जो कोणीच नाही भेटला। इस हादसे में पूरा गांव तबाह हो गया है। जो लोग बच गए हैं वो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। पूरे हादसे में कुछ ही घर बचे हैं, जिसमें 32 वर्षीय महेश पारदे का घर शामिल है। वो बच गए, लेकिन उनके कई रिश्तेदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कमलू पारदे हादसे की रात काम पर थे। इनके परिवार के 5 सदस्य इस हादसे के बाद लापता हैं। दोनों लोगों ने बताया कि 1.5 साल पहले ऐसा ही एक हादसा पहाड़ के दूसरी तरफ हुआ था, जिसके बाद इस मॉनसून से पहले गांव वालों ने पहाड़ के सुरक्षित स्थानों पर घर बनाए, लेकिन वन विभाग ने उन घरों को तोड़ दिया।
हमने नीचे घर बनाए जिसे वन विभाग ने तोड़ा। पूरा गांव नीचे चला गया था। 3-4 महीने पहले हमारे घर तोड़े गए। ये कहा गया कि जंगल में आप अवैध घर नहीं बना सकते। हमने नीचे घर बनाए थे लेकिन फॉरेस्ट वालों ने उसे उस समय तोड़ दिया था। भारी बारिश और खराब रोशनी राहत और बचाव में बाधा बन रही है। इसके साथ ही पूरे इलाके में अब बदबू आने लगी है। जानवरों की भी मृत्यु हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बरकरार है। इस बीच अब प्रशासन की ओर से ये भी सोचा जा रहा है कि राहत और बचाव का काम कब तक जारी रखना है। भारी बारिश, मलबा, साथ ही साथ में ये जो बदबू है, उससे जो यहाँ पर राहत का काम है उसमें कई चुनौतियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। गांव वालों की मदद से अब तक ये जो पूरा ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं और लो विजिबिलिटी है, उससे ये समझा जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन को खत्म होने में अब और भी कई सारे दिन लगने वाले हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।